नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का भावना एजुकेशन आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर होगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 का हिस्सा हैं और मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो हमने बोरो कहाँ से किया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और मौलिक अधिकार जो है हमारे एक फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे संविधान या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। और फंडामेंटल राइट्स एक पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार किस टाइप के राइट हैं, सोशलिस्टिक राइट है, इकोनॉमिकल राइट है या पॉलिटिकल राइट है। तो आप बताएंगे राजनीतिक अधिकार यानी पॉलिटिकल राइट है हमारे। पॉलिटिकल राइट यानी हमारे संविधान के द्वारा दिया जाता है और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है हमारा संविधान। हमारा संविधान तो है एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो भाग 3 को हमारे संविधान में क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये चीज पूछ ली जाती है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को बोला जाता है? तो आप क्या बताएंगे? मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 को। द फंडामेंटल राइट्स आर एंश्योर्ड द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। यानी हमारे संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के बारे में बताया गया है। और चूंकि हमने ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिए हैं तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को किस नाम से बुलाया जाता है? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल ऑफ राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स। आपके एग्जाम में ना कई बार ऐसे कीवर्ड्स पूछ ले जाते हैं कि मौलिक अधिकारों को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक अधिकारों को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पार्ट 3 क्या है हमारा? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है जो कि मौलिक अधिकार यानी नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात करता है। मैग्ना कार्टा वर्ड जो है सबसे पहले 1215 के अंदर 1215 में, सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे जॉर्ज 5। ठीक है, कौन होते थे? जॉर्ज 5 हुआ करते थे। तो जॉर्ज 5 ने पहली बार वहाँ के जो अमीर थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनके दबाव में आकर एक वहाँ के नागरिकों के लिए एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट इशू करा, एक चार्टर इशू करा। इस चार्टर के अंदर वहाँ के नागरिकों के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई थी और वो जो डॉक्यूमेंट था वो आपका मैग्ना कार्टा के नाम से आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। और तब से लेके आज तक जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में बात करी जाती है तो वो क्या कहलाता है? आपका मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो आपका पार्ट 3 जो है, भाग 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मैग्ना कार्टा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा अधिकृत या गारंटीड किया गया है? तो आप क्या बताएंगे? हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट को गारंटी किसके द्वारा दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यानी सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, द अपहोल्ड द इक्वालिटी यानी समानता, ऑल इंडिविजुअल्स, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, यानी डिग्निटी यानी आपकी आत्मसम्मान की भावना। ठीक है, एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन यानी सभी लोगों के मामले में और देश की एकता के मामले में फंडामेंटल राइट सबको इक्वली राइट देता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी आइडियल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। एग्जाम में कई बार आता है फंडामेंटल राइट भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं? तो फंडामेंटल राइट भारत में आइडियल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका द ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी जो आपके एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उन कानूनों को नागरिकों के अधिकार का अगर छीना जाता है तो ऐसे कानूनों पर फंडामेंटल राइट्स रोक लगाते हैं यानी एक नेगेटिविटी का रोल प्ले करते हैं, एक नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में इन शॉर्ट बात करी जाए तो इनका एम क्या है? स्टैब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ यानी भारत में कानून का शासन स्थापित करना, यही फंडामेंटल राइट का फाइनल
आपका एम हो सकता है, ठीक है। भारत के अंदर फंडामेंटल राइट्स का फाइनल एम क्या है? तो फाइनल एम है आपका एस्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ, यानी भारत में कानून का शासन स्थापित करना। दे गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के अंदर फंडामेंटल राइट्स को गारंटीड एंड प्रोटेक्शन किसके द्वारा दी गई है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट बात करें, दे आर मोस्ट एसेंशियल एंड द फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के चौतरफा यानी चारों तरफ से विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या क्या आपका आ जाता है? मटेरियल आ जाता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल आ जाता है, मोरल आ जाता है, और आपका फाइनल क्या आ जाता है? आपका इसमें बात आ जाएगी आपकी कि इंडिविजुअल लेवल पर, यानी यहाँ पर जो आपके बौद्धिक, भौतिक और सामाजिक विकास को लेकर फंडामेंटल राइट्स भारतीय नागरिकों का विकास करते हैं, और वो भी इंडिविजुअल लेवल पर। तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार एक ग्रुप में नहीं दिए जाते। फंडामेंटल राइट भारत में इक्वली इंडिविजुअल लेवल पर हर एक इंसान को मिला हुआ है। तो एग्जाम में आपका सामने क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान के द्वारा किस आधार पर बांटा गया है? तो आप क्या करेंगे? इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिसको आप जो हिंदी से आप समझ रहे हैं या हिंदी भाषा में आप समझना चाहते हैं, तो आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। इस स्लाइड में ऑलरेडी मैंने जो पीछे आपको पढ़ाया है इंग्लिश में, वो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप हिंदी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने पीछे पढ़ाया है। इसके बाद में बात करें आपका ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दिस 7 फंडामेंटल राइट्स, यानी भारतीय संविधान के अंदर जो टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें ओरिजिनली और एट प्रेजेंट टाइम की बात करी जाती है। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने थे? तो टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स 7 थे, ठीक है। कितने थे? 7 कौन कौन से थे भाई? सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की बात आती है तो हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी में समानता। समानता कहां से कहां तक? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता के बारे में बात करी जाती है। सेकंड क्या है? राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी आर्टिकल 23 एंड 24, ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर संविधान के अंदर किस आर्टिकल में बात करी गई है? आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इस आर्टिकल को याद रखिएगा। और ये फंडामेंटल राइट आपका 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये वो एक्ट है, वो अमेंडमेंट एक्ट है संविधान के अंदर। इस एक्ट के थ्रू संविधान में से इस फंडामेंटल राइट को निकाल लिया गया था, और निकालने के बाद में ये फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, एक नया आर्टिकल बना के। और आज की डेट में जो आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि पहले फंडामेंटल राइट भाग 3 का हिस्सा हुआ करता था, आज की डेट में ये पार्ट 12 का हिस्सा है, ठीक है, भाग 12 का हिस्सा है। और आज की डेट में फंडामेंटल राइट में जो आपका मौलिक अधिकार, आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, ये आपकी डेट में क्या बन गया है? लीगल राइट, यानी कानूनी अधिकार बन गया है। तो पहली प्रॉपर्टी राइट एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, आज की डेट में प्रॉपर्टी राइट एक लीगल राइट यानी एक कानूनी अधिकार है, जो कि आर्टिकल 300A और पार्ट 12 का हिस्सा है। और ये सारा का सारा काम किसने करा? 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने, ठीक है भाई। और लास्ट राइट क्या है आपका? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 इसके बारे में बात करता है, ठीक है भाई। रेमेडीज यानी आपके सामने एक शब्द आएगा इसमें, रिट, आपके सामने शब्द आएगा रिट। तो रिट जो है वो आर्टिकल 32 का पार्ट है। रिट 5 तरीके की होती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चरी और क्वा वारंटो। और इन रिटों को भारत में सिर्फ 2 ही कोर्ट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपके टाइप ऑफ आपके फंडामेंटल राइट्स आपने देख लिए, जो कि आज की डेट में कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7, अभी कितने हैं? 6, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ द राइट्स,
यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या क्या हैं भाई, तो देख लेते हैं। सबसे पहले सम राइट्स आर अवेलेबल ओनली द सिटीजन्स, यानी कुछ राइट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, और कुछ राइट ऐसे हैं जो सभी लोगों को यानी फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों को मिले हुए हैं। ठीक है भाई, कुछ राइट ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, कुछ राइट ऐसे हैं जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को मिले हुए हैं। तो कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स को मिले हुए हैं और कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि फॉरेनर्स को मिले हुए हैं? तो बात कर लेते हैं इंडियन सिटीजन को कौन कौन से राइट मिले हुए हैं। तो इंडियन सिटीजन को जो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये वो आर्टिकल्स हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स के अलावा ये राइट किसी भी फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों को मिले हुए हैं। और सिर्फ इंडियंस की बात करी जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं, तो आप बताएंगे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका द बैलेंस बिटवीन द राइट्स टू द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंडिविजुअल यानी एकल नागरिकता और सोसाइटी यानी समाज के बीच में बैलेंस को बना के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दे आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी ये असीमित नहीं है, ये सीमित करे जा सकते हैं। और किसके द्वारा? किसके द्वारा? संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका दीज आर नेगेटिव इन नेचर, ये अपनी प्रकृति में नकारात्मक है। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि ये जो स्टेट होते हैं ना, स्टेट यानी राज्य को यानी कानून, राज्य को यानी सरकार को कानून बनाने से रोकते हैं, वे कानून जो कि नागरिकों के अधिकारों को छीनते हैं। नेक्स्ट है आपका दे आर जस्टिकेबल इन देयर नेचर, ये अपनी प्रकृति में न्यायिक हैं, यानी अगर ये किसी भी तरीके से हनन किए जाते हैं, ये छीने जाते हैं कोर्ट के द्वारा, सरकार के किसी भी न्यायिक कानून के द्वारा, तो ऐसे में जस्टिकेबल है। वो पर्सन जिसका भी फंडामेंटल राइट अबोलिश किया जाता है, छीना जाता है, तो वो कहाँ जा सकता है? वो जा सकता है कोर्ट के अंदर। और कोर्ट में भी कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है भाई, तो ये जस्टिकेबल है अपनी प्रकृति में। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट की गारंटी और सुरक्षा। ठीक है, गारंटीड और डिफेंड दोनों ही, सुरक्षा और गारंटी किसने दी है? फंडामेंटल राइट की सुरक्षा और गारंटी कौन देता है भारत के अंदर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी है, अभिभावक भी है। नेक्स्ट की बात करें तो दे आर नॉट परमानेंट, तो फंडामेंटल राइट परमानेंट नहीं है, ये कुछ कीवर्ड्स है आप याद रखिएगा। एंड पार्लियामेंट कैन रिड्यूस, पार्लियामेंट कभी भी इनको कम कर सकती है, रिपील बदल सकती है, देम बट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट, यानी अगर पार्लियामेंट को किसी भी फंडामेंटल राइट को कम करना है, चेंज करना है, तो वो किसी भी ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा नहीं कर सकती। अगर उसको करना होगा तो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन के द्वारा ही उसको करा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21, ये वो आर्टिकल हैं जो कि किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकते, चाहे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी भी क्यों ना लगी हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दिस कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड ड्यूरिंग आर्म्स रिबेलियन, यानी इन्हें सशस्त्र विद्रोह के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता, पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स ओनली, तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंडियंस प्लस फॉरेनर्स दोनों को दिए गए हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 12, एक एक आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं हम। आर्टिकल 12 क्या बोलता है? आर्टिकल 12 बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत में जो राज्य है, राज्य की क्या परिभाषा है, ये आर्टिकल 12 बोलता है। सेकंड आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बात करता है ऑल लॉ
ऑल लॉ दैट वायलेट फंडामेंटल राइट्स विल बी वॉइड। ठीक है, ऐसे कानून जो कि संसद या सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को छीनते हैं, तो वो कानून उसी समय से क्या होंगे, वो नल एंड वॉइड यानी खत्म मान लिए जाएंगे। तो ये तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की बात होती है। अब हमने टाइप ऑफ आर्टिकल की बात करी थी ना, तो उसमें आर्टिकल 14 से आपके टाइप ऑफ आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका आर्टिकल निकल के आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 किस चीज के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 14 बात करता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी भारत में कानून की नज़र में सब समान हैं और कानून की तहत ही सबको देखा जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 किस चीज के बारे में बात करता है, आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो भारत में प्रोहिबिशन किया गया है किसको लेकर, रेस, कास्ट, जेंडर यानी सेक्स, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन, यानी धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटा नहीं जाएगा, सबको इक्वली राइट मिलेंगे। यहाँ पर आर्टिकल 15 इस चीज के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 16 क्या बताता है भाई आपका है, आर्टिकल 16 बात करता है आपका इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक जॉब्स। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, यानी भारत में सार्वजनिक नौकरियों में इक्वालिटी यानी समानता मिलेगी। आर्टिकल 17 क्या बोलता है आपका, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता से छूट। भारत के अंदर अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो होता है आपका, अनटचेबिलिटी, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ये क्या बोलता है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 किस चीज के बारे में बात करता है भाई, आर्टिकल 18 बात करता है आपका अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, यानी भारत में जो आपके एक तरीके से टाइटल्स के बारे में बात करी जाती है, जो कुछ ऐसे मूल अधिकार होते हैं जैसे नाम के आगे आप विशेष उपाधि नहीं लगा सकते हैं, राजा, महाराजा, युवराज, नवाब, ठीक है, शहजादी, शहजादा। तो ये क्या हैं, ये आपके स्पेशल टाइटल्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अबॉलिश कर दिए गए हैं। हाँ, कुछ टेक्निकल टाइटल्स हैं जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर होगा, या आप इंडियन आर्म्स फोर्सेस के मेंबर हैं तो वहां से आप नाम के आगे ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, जो आप जिस पोस्ट पर आप हैं, रिटायर हुए हैं, तो वो आप नाम के आगे लगा सकते हैं। तो टेक्निकल जो आपके टाइटल्स हैं उसको अडॉप्ट किया गया है, बट जो आपके अनार्चिकल टाइटल्स हुआ करते थे पहले, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भारत में जब राजा महाराजा का सिस्टम होता था, वहां पर राजा, महाराजा, युवराज, रानी, इस तरीके के टाइटल को अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है भाई। इसके बाद में राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार की बात करी जाती है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 19 के अपने सब सेक्शंस हैं। सब सेक्शंस में सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 का। ये क्या बोलता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी आप कहेंगे वाक की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी बोलने की स्वतंत्रता। तो बोलने की स्वतंत्रता यानी मीडिया, भारत में जो मीडिया है इसको बोलने की पावर जो है वो कहां से मिलती है, वो आर्टिकल 19 का ए देता है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान इंडियन मीडिया को आर्टिकल 19 ए के थ्रू पावर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में आर्टिकल 19 का बी क्या बोलता है, राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी आप किसी भी तरीके से सभा कर सकते हैं पर बिना किसी हथियारों के। ठीक है, तो भारतीय संविधान में हड़ताल करने का आपको राइट नहीं है, बट असेंबली फॉर पीसफुली। ठीक है, तो आप किसी भी असेंबली को पीसफुली बिना किसी हथियारों के विदाउट आर्म्स कर सकते हैं। ठीक है, सभा कर सकते हैं। राइट टू 19 का सी क्या बोलता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी आप किसी भी सभा या किसी भी एसोसिएशन, किसी भी पार्टी को बना सकते हैं। यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी किसी सहकारी समितियां या किसी संघ का निर्माण कर सकते हैं, पर वो देश के हित में हो, देश की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को चुनौती ना देता हो। तो ऐसी किसी भी पार्टी, ऐसी किसी संघ, ऐसी किसी सोसाइटी को आर्टिकल 19 का सी अप्रूव करता है। आर्टिकल 19 का डी क्या बोलता है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी आर्टिकल 19 डी के तहत आप किसी भी समय भारत के किसी भी इलाके में घूम सकते हैं, थ्रू आउट इंडिया, किसी भी समय पूरे भारत के अंदर। एक्सेप्शंस यहाँ हैं, आपके जो हिली एरिया हैं या आपके जो ट्राइबल एरिया हैं
वहां पर अगर गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शंस कोई प्रोहिबिशन किया हुआ है तो वहां पर विदाउट परमिशन नहीं जा सकते हैं। बाकी आप पूरे भारत में कभी भी दिन रात जब आपका मन करे आप घूम सकते हैं। ये आर्टिकल 19 का डी आपको फ्रीडम देता है। आर्टिकल 19 का ई क्या देता है आपको? ई देता है आपका रिसाइड राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी भारत के अंदर आपको कभी भी कहीं भी घूमने की, बसने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के थ्रू दी जाती है? तो कहीं भी घूमने और बसने की, रिसाइड एंड सेटल, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का ई आपको देता है। ठीक है। एफ आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी आपको हटा दिया गया है। ठीक है। तो आप क्या है आपका जी, तो आप इसको कर लीजिएगा, ये एफ की जगह क्या होगा आपका? ये जी हो जाएगा। ठीक है, एफ नहीं होगा। आर्टिकल जो 19 का एफ था राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि आपको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया उसको। जी क्या बोलता है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशनल, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस। यानी भारत में हम आप किसी भी व्यापार को कर सकते हैं, किसी भी व्यापार को अपना सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो प्रैक्टिस सोसाइटी को हार्म करने के लिए ना हो, वो बिजनेस सोसाइटी को हार्म ना करता हो, देश की जो आपकी यूनिटी है या जो देश में इक्वालिटी है या देश में जो ब्रदरहुड की जो भावना है उसको कहीं ना कहीं चुनौती ना देता हो, तो ऐसे किसी भी मामले में भारत का संविधान आपका आर्टिकल का 19 का जो जी है वो आपको किसी भी प्रैक्टिस, किसी भी प्रोफेशन को या किसी ऑक्यूपेशन या किसी भी ट्रेड को करने के लिए आप फ्री हैं। ठीक है। आर्टिकल ये हिंदी में होगा आपका, तो आप इसको हिंदी में यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में जो भी आप हिंदी में वीडियो यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 20 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। यानी भारत में आप के साथ में अगर अपराध आपने करा है तो अपराधों में आपको 2 सिद्धि में संरक्षण आपको मिलेगा। यानी अगर आपने कोई अपराध किया है तो अपराध के मामले में आप अपना पक्ष रखने के लिए फ्री हैं, और इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आपको सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा, या आप खुद से अपने केस के रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो अपना अपना खुद का केस जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी भारत में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। एग्जाम में कई बार आता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है, तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 21 के अंदर। इसी आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू मैरिज, राइट टू इंटरनेट की बात करी गई है आपका। इसके बाद में आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A आपका ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, पर इसको टाइम पे जब अमेंडमेंट करे जाते हैं तो ऐसे ही एक अमेंडमेंट के थ्रू आपका राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन कितने 6 से 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन मिलेगी, और ये सारी बात आर्टिकल 21 के अंदर दी गई है। और इसको कब ऐड किया गया हमारे संविधान के अंदर? तो इसको हमारे संविधान के अंदर 86 अमेंडमेंट 2002, 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर इस बात को संविधान के अंदर ऐड कर लिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, ये उनका फंडामेंटल राइट, उनका मौलिक अधिकार होगा। ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 22 क्या बोलता है भाई? आर्टिकल 22 बोलता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यानी आपको अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट यानी आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा। अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि आप मुझे किस मामले में, किस बेसिस पे आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है। तो सर्टेन केसेस पर, डिटेंशन के मामले पर आपको प्रोटेक्शन मिलती है। डिटेंशन यानी आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बस कुछ समय के लिए पुलिस आपको रोकती है। और अरेस्ट में क्या होता है? आपको शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एग्जाम में कई बार इस चीज या पर्सनली कोई भी आपसे पूछ सकता है डिटेंशन और अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बताएंगे अरेस्ट मीन्स आपको किसी भी केस के बिहाफ पर या शक के बिहाफ पर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। बट डिटेंशन क्या होता है? कुछ समय के लिए पुलिस किसी भी एक्टिविटी से आपको रोकती है, इसमें आपका अरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ रोका जाता है। नेक्स्ट है आपका राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भारतीय संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में किस टाइप के अधिकार आपको देता है? तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। 2 वर्ड आपके सामने आए हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर यानी बंधुआ मजदूरी। भारत में, भारतीय संविधान में
इसको मना किया गया है, ठीक है। और दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव अंगों के व्यापार को प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मानव अंगों के व्यापार पर रोक लगाता है और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 23 बताता है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने पर रोक लगाई गई है। और ये बाल मजदूरी वाला जो आपका सेक्शन है, ये किस आर्टिकल में इसको प्रोहिबिट किया गया है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 24 के अंदर इस चीज को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट आपका राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी भारतीय संविधान में धर्म को लेकर क्या फ्रीडम दी गई है? तो धर्म को लेकर आर्टिकल 25 सबसे पहले क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन, यानी प्रचार करने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। किसी भी प्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, यानी किसी भी धर्म को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, या उसको अपना सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मामले में आर्टिकल 25 आपको फ्रीडम देता है। बस आपकी वो धर्म की जो भावना होगी वो सोसाइटी को हार्म ना करे। ब्रदरहुड, इक्वालिटी, यूनिटी वाले जो शब्द हैं भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन जो आपका प्रियम्बल है आपके प्रस्तावना के अंदर, तो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती ना देता हो, ऐसे किसी भी धर्म का प्रचार करने पर संविधान रोक नहीं लगाता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 26, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी आप अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। आपको पूजा पाठ करना है, पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर आप मुस्लिम हैं, आपको नमाज पढ़ना है, तो आप नमाज पढ़ने पर आपको रोक नहीं लगाई जाएगी। ऐसे आप सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, कुछ भी हैं, आप अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपके धार्मिक प्रबंधन की आपकी सुरक्षा मिलेगी आपको, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 27 क्या बोलता है? फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी आपका किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया है, चाहे हिंदुओं में मंदिर होते हैं, मुस्लिम में आपका मस्जिद होती है, ऐसे क्रिश्चियन में आपका चर्च होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं सिखों में, तो ऐसे में अगर वहाँ पर कोई भी पैसा आता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा चढ़ावे के पैसे पे, तो आपका इसमें रिलीफ मिलेगा। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में क्या मिलेगा? रिलीफ दिया जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 27 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 28 किस चीज के बारे में बात करता है भाई? तो ये आपका हिंदी में है, आप हिंदी में देख लीजिएगा इसको। आर्टिकल 28 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 28 बात करता है आपका फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी आर्टिकल 28 बोलता है कि आप अपने धर्म से संबंधित किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो भी आपके धर्म से रिलेटेड है आप वो सारी चीज एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें बस ये है कि आप किसी भी और धर्म को बदनाम ना करें और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें, ठीक है। तो किसी भी धर्म के अंदर वर्शिप करना, पूजा पाठ करना, ठीक है, और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बना के रखना, ये आर्टिकल 28 हर भारतीय नागरिक को अधिकार देता है, ठीक है। आर्टिकल नेक्स्ट आपका फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी आपके सांस्कृतिक शिक्षा के अधिकार। सांस्कृतिक शिक्षा के अधिकार में सबसे पहला आता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? आर्टिकल 29 बोलता है माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन, माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी भारत के नागरिकों में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के प्रोटेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। एजुकेशन को लेकर एजुकेशनल राइट्स उनको दिए गए हैं यहाँ पर और उनको प्रोटेक्ट किया गया है माइनॉरिटीज को। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 30 क्या बोलता है? आर्टिकल 30 बोलता है राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी आप अगर अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं तो कल्चर को बचाने के लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी आपके कल्चर को समझ सके। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका साथ देगी, आपके लिए कानून बनाएगी, और ये सारी की सारी बात आपको किस आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल 30 में, यानी आप कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और इसमें आपकी मदद की जाएगी, ये आपका फंडामेंटल राइट होगा, ठीक है भाई। आर्टिकल 30 राइट टू प्रॉपर्टी था, आर्टिकल 31 सॉरी
राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा दिया गया है। तो आर्टिकल 32 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम संवैधानिक उपचार। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम संवैधानिक, संवैधानिक उपचार। ठीक है भाई, संवैधानिक उपचार, या मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी आपसे, इसको एक वर्ड में बोलते हैं रिट। तो भारतीय संविधान के अंदर हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सभी फंडामेंटल राइट्स को एक आर्टिकल के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती है। और आप कौन सा आर्टिकल है, रेमेडीज यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बाबा साहेब के द्वारा आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है, आर्टिकल 32 को बोला गया है संविधान की आत्मा और हृदय। ठीक है, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल को बोला गया है, तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसको बोला गया है, आर्टिकल 32 को। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कौन है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंदर आपकी 5 तरह की रिट है, और पांचों तरह की रिट के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। सबसे पहली आएगी आपकी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर ये बात का खुलासा किया गया है, अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी संस्था, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी संस्था के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है, बंदी बना लिया जाता है, और उस पर्टिकुलर इंसान के बिहाफ पर अगर रिट डाली जाती है, तो उस पर्टिकुलर संस्था, पर्टिकुलर बॉडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हेबियस कॉर्पस जारी करेगा और बताएगा कि जिस भी पर्सन को आपने अरेस्ट किया है, बंदी बनाया है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर विद बॉडी कोर्ट के सामने पेश करें। तो विद बॉडी कोर्ट के सामने पेश करना ही क्या कहलाता है, आपका हेबियस कॉर्पस। ठीक है, ये आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, आपकी लाइफ को बचा के रखता है इसमें। नेक्स्ट है आपका मैंडामस। मैंडामस क्या है आपका, यानी परमादेश। मैंडामस को आप क्या कहेंगे, परमादेश। परमादेश क्या, दिस रिट इज यूज्ड बाय द कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटीज। ठीक है, यानी मैंडामस क्या है, परमादेश है। जो आपके पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, या आपके जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं, वो अगर अपने कार्यों को, अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में उनके दायित्वों की याद उनको दिलाने के लिए कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का ऑफिसर अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभा रहा है, सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के खिलाफ, पर्टिकुलर ऑफिसर्स के खिलाफ मैंडामस यानी परमादेश रिट जारी करी जाती है, उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए। आर्टिकल नेक्स्ट रिट है आपकी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी आपका प्रतिषेध, इसको बोलते हैं रोकना। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिषेध यानी रोकना। अ प्रोहिबिशन रिट अगेंस्ट अ कोर्ट दैट इज लोअर इन पोजीशन टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन। एक्सीडिंग इन ज्यूरिडिक्शन याद रखिएगा, यानी कोई भी लोअर कोर्ट अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे में हायर कोर्ट यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को उसके जुडिशियल एरिया में रहने की सलाह देने के लिए जो रिट जारी करते हैं, उसको कहते हैं प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। कि आप अपने जुडिशियल एरिया में रह के काम कीजिए, जुडिशियल एरिया से बाहर जाकर किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मत कीजिए। नेक्स्ट है आपका इसमें सर्च्योरेरी। सर्च्योरेरी को हम बोलेंगे उत्प्रेषण। क्या बोलेंगे हम, सर्च्योरेरी को उत्प्रेषण बोलेंगे। उत्प्रेषण से मीनिंग क्या समझते हैं आप, सर्च्योरेरी से मतलब क्या समझते हैं, तो दिस रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू लोअर कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डरिंग दम आइदर ऑफ ट्रांसफर अ केस पेंडिंग। याद रखिएगा इसमें क्या है, ट्रांसफर अ केस, यानी भारत में अगर किसी भी लोअर कोर्ट के अंदर किसी भी केस की प्रोसीडिंग अच्छे से नहीं चल रही है, या किसी भी याचिकाकर्ता को ऐसा लगता है कि मेरा केस जिस कोर्ट के अंदर चल रहा है वहां पर मुझे न्याय अच्छे से नहीं मिल पाएगा, या उसको लाइफ को लेकर थ्रेट मिला हुआ है, जिसकी जीवन की स्वतंत्रता को अगर हानि पहुंचाई जा रही है, तो ऐसे में वो याचिकाकर्ता हायर कोर्ट यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकता है। और कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको जीवन की स्वतंत्रता को लेकर कुछ पॉसिबिलिटीज बनी हुई है कि उसके जीवन को छीना जा सकता है, या उसको
अच्छे से न्याय नहीं मिल पाएगा किसी भी पावर के कारण, तो ऐसे में वो केस जो है उस पर्टिकुलर कोर्ट से लेकर किसी दूसरे कोर्ट में, किसी हायर कोर्ट में या किसी दूसरे राज्य के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में किसी केस को, पेंडिंग केस को ट्रांसफर करना, किसी भी पेंडिंग केस को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है आपका? सर्च्योररी यानी उत्प्रेषण। लास्ट है आपका क्वा वारंटो। क्वा वारंटो को हम बोलते हैं पर आपका अधिकार प्रच्छा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? अधिकार प्रच्छा बोलेंगे। ठीक है, क्वा वारंटो क्या कहलाएगा हमारा? अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा क्या होता है? अधिकार प्रच्छा होता है आपका, क्वा वारंटो कैन बी इशूड ओनली व्हेन देयर सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिसेस, यानी किसी भी पब्लिक ऑफिस के अंदर अगर कोई भी अथॉरिटी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है या गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है, तो ऐसे में कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर ये रिट जारी करवा सकता है और उस पब्लिक अथॉरिटी से पूछा जा सकता है आप किस बिहाफ पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी हाल फिलहाल का ही एक केस है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। तो ऐसे में उनको ईडी के द्वारा जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है और फिर भी उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के जो पद है उससे अपना इस्तीफा नहीं दिया है। तो कई लोगों ने क्वा वारंटो रिट जारी करवाने की कोशिश करी है कि क्वा वारंटो रिट जारी करके ये पूछा गया है कि अरविंद केजरीवाल किस हक से अपनी पोस्ट पर बने हुए हैं, पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मना कर दिया है कि ये आपका जुडिशियल मैटर नहीं है, इस पे रिट, इस तरीके की रिट जारी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर कोई भी मंत्री जुडिशियल कस्टडी में रहने के बाद भी अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ रहा है तो उस पर फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति का है या उस स्टेट के गवर्नर का है। ठीक है, तो ऐसे में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसमें जुडिशरी जो है इंटरफेयर नहीं करती है। पर ऐसे किसी पब्लिक ऑफिस में कोई गलत तरीके से अथॉरिटी गलत तरीके से अपने पावर का मिसयूज कर रही है तो आपकी क्वा वारंटो रिट जारी कराई जा सकती है। तो ये थी आपकी 5 तरीके की रिट। ठीक है, ये आपकी 5 तरीके की रिट थी आपकी। इसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 यानी क्या बोलता है? आर्टिकल 33 बोलता है आपका इट्स एम्पावर द पार्लियामेंट to reasonably restrict the fundamental right of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and others। अगर कोई भी पर्सन आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस का मेंबर है तो उसका अपना खुद का कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं होगा। और ये सारी बात किसमें बोली गई है? आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 34 क्या बोलता है? आर्टिकल 34 क्या बोलता है भाई आपका? यह भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। यानी भारत में अगर कहीं भी मौलिक मार्शल लॉ यानी मिलिट्री शासन अगर लागू हो जाता है तो वहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, कुछ समय के लिए होल्ड करा जाएगा मार्शल लॉ लागू होने पर। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 34। ठीक है, आर्टिकल 35 क्या बोलता है आपका? आर्टिकल 35 बोलता है कि संसद को कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है और यह अधिकार राज्य विधानमंडल के नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो भारत में फंडामेंटल राइट्स को रोकना, सस्पेंड करना, चेंज करना, ये सारे राइट आर्टिकल 35 के अंदर इसको दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें राज्य का विधानमंडल यानी राज्य सरकार को कोई भी राइट नहीं है फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए, उन पे एक्शन लेने के लिए। तो सारा राइट किसके पास में है? संसद के पास में। तो संसद किसी भी समय मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, उनको रोक सकती है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है। ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 35 के अंदर। ठीक है भाई, आप इसके बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर कुछ कीवर्ड्स हैं आपके, और इसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं आपके? जैसे नो सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक मौलिक अधिकार जो है हमारे एक राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि संविधान के द्वारा ये दिए गए हैं, समाज के द्वारा तो दिए नहीं गए। तो ऐसे में ना तो ये हमारे सोशल राइट हैं और ना ही ये हमारे इकोनॉमिकल राइट हैं। ये क्या है? हमारे पॉलिटिकल राइट हैं, राजनीतिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है आपके नो परमानेंसी, यानी ये परमानेंट भी नहीं है, यानी इमरजेंसी के दौरान, मार्शल लॉ के दौरान इनको सस्पेंड किया जा सकता है कुछ समय के लिए, यानी ये परमानेंट नहीं रहेंगे। पर एक्सेप्ट आपका आर्टिकल 20
और आर्टिकल 21, ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में सस्पेंड नहीं होंगे। बाकी सभी आर्टिकल्स को कुछ समय के लिए सस्पेंड करा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। इसके बाद में प्रिवेंशन डिटेंशन, ठीक है। तो जो आपका निवारक निरोध कानून होता है उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है, तो ऐसे में आपका मौलिक अधिकार वहां पर काम नहीं करता। नेक्स्ट है आपका द एंश्योर द डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी मौलिक अधिकार जो हैं इंडिविजुअल लेवल पर काम करते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप लेवल पर काम नहीं करते। एग्जाम में पूछ लिया जाता है मौलिक अधिकार इंडिविजुअल लेवल पर काम करते हैं या ग्रुप लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, तो आप बताएंगे इंडिविजुअल लेवल पर काम करते हैं, ग्रुप और सोसाइटी लेवल पर काम नहीं करते हैं, ठीक है भाई। तो ये थे आपका फंडामेंटल राइट को लेकर लेक्चर। लेक्चर कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगला आपका जो क्लास होगा वो हमारा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर होगी। धन्यवाद।